हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज क्या पढ़ना है, तो ये नैदानिक रोग क्षमता चैप्टर 35 में नैदानिक रोग क्षमता विज्ञान डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है, तो कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता के बारे में पढ़ना है। तो ये कृत्रिम रोग क्षमता क्या होगा, इसके बारे में जानना है। तो यह कृत्रिम विधि से प्राप्त प्रतिकारिता इम्यूनिटी होती है। यह क्या होती है, कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता, तो ये इम्यूनिटी होती है। क्या होती है, तो इम्यूनिटी होती है। ये क्या है कि कृत्रिम सक्रियता क्या है, तो यह कृत्रिम विधि से ये इम्यूनिटी होती है। और कृत्रिम विधि से क्या होगा, तो ये इम्यूनिटी होती है। कृत्रिम विधि से इसको क्या कहेंगे, तो ये इम्यूनिटी बोलेंगे इसको, प्रतिकारिता को। तो ये विज्ञान की वह उपलब्धियां है, और ये क्या है कि साइंस की वह उपलब्धियां है। ये साइंस की क्या है, तो वह उपलब्धियां होती है जिसका ज्ञान मनुष्यों ने सैकड़ों अनुसंधान, जो मनुष्य क्या है कि वह सैकड़ों अनुसंधान अनुभवों से प्राप्त किया जाता है। और कैसे, तो ये अनुभव करके ये प्राप्त किया जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, तो ये सक्रिय रोग क्षमता बोलेंगे, कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता बोलते हैं। इसी से प्राप्त किया जाएगा। तो किसी रोग जैसे चेचक आदि के प्रति टीका, और किसी रोग में क्या होती है, तो चेचक का प्रति टीका लगाया जाता है। कौन बीमारी होती है, तो ये चेचक होती है। यह सभी क्या है, तो ये कृत्रिम के ही कारण होता है। ये मतलब देखकर बताया जाता है कि ये बीमारी है। तो ये क्या है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता। इसी को इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो यह इसमें क्या होती है, तो इसका टीका भी होती है। तो टीका, वैक्सीन, इंजेक्शन लगाकर इसका क्या हो जाता है, तो कृत्रिम रूप से क्या उत्पन्न हो जाएगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न होती। तो इसी को क्या बोलेंगे, कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता बोलते हैं। तो इसी में वैक्सीन में संबंधित रोग निष्क्रिय जीवाणु विषाणु होते हैं। और इसमें क्या होती है, तो इस रोग में, वैक्सीन की रोग में, तो ये क्या होगा, वैक्सीन की रोग में, तो ये विषाणु और जीवाणु के कारण होगा। किसके कारण, तो ये विषाणु और जीवाणु के कारण होगा चेचक। विषाणु और जीवाणु के कारण होगा। किसके कारण हो जाएगा, तो ये चेचक विषाणु और जीवाणु के कारण ही ये चेचक या होती है। तो ये क्या है कि जो शरीर में पहुंचकर संक्रमण तो नहीं फैलाते, और शरीर में पहुंचकर ये क्या करेंगे, तो ये विषाणु और जीवाणु तो संक्रमण नहीं फैलाएगा। और संक्रमण क्या होती है, तो नहीं फैलाती है। संक्रमण क्या करेगी, तो नहीं फैलाएगी, मतलब घाव फुंसी नहीं फैलाती है। क्या होगा कि संक्रमण नहीं फैलाएगा। और मानव को शरीर में जाने पर भी ये विषाणु जीवाणु क्या होगा, तो ये संक्रमण नहीं फैलाते हैं। और पर इन्हें उत्पन्न एंटीबॉडियों का परिणाम स्वरूप इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाती है। परंतु क्या होती है, तो ये एंटीबॉडी पर क्या होगा, तो ये एंटीबॉडी पर क्या होगा, तो ये एंटीबॉडियों के परिणाम इम्यूनिटी उत्पन्न करेगी। एंटीबॉडियों पर क्या उत्पन्न कर देगी, तो यही इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न हो जाएगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाएगी। कहाँ पर, तो एंटीबॉडी पर। मानव को एंटीबॉडी पर ये उत्पन्न हो जाएगी, इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दूसरा नंबर क्या पढ़ना है कि निष्क्रिय रोग क्षमता, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। दूसरा नंबर क्या है, तो ये निष्क्रिय रोग क्षमता। दूसरा नंबर क्या है, तो निष्क्रिय रोग क्षमता। दूसरा नंबर में क्या पढ़ना है कि निष्क्रिय रोग क्षमता क्या है। निष्क्रिय रोग क्षमता अब क्या है, दूसरा नंबर में कि निष्क्रिय रोग क्षमता क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। यह क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में जानना है।
क्या है कि अब निष्क्रिय इम्यूनिटी रोग क्षमता और पेसिव इम्यूनिटी के बारे में जानना है, तब इसको क्या बोलेंगे, कैसे होगा। तो ये माँ से अपरा प्लेसेंटा से होकर, और ये कहाँ पर होगा, तो ये माँ से, माँ के कहाँ से, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा। ये किसके द्वारा, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है, माँ से बच्चे में होगा। ये किसके द्वारा होगा, तो माँ से अपरा प्लेसेंटा से होकर गर्भाशय में स्थित, माँ से प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा, माँ के द्वारा जो प्लेसेंटा होगा उसके द्वारा कहाँ कैसे होगा, तो ये गर्भाशय में स्थित, कहाँ पर, तो गर्भाशय में स्थित भ्रूण के, गर्भाशय में स्थित भ्रूण के द्वारा, किसके द्वारा, तो ये भ्रूण गर्भाशय में माँ से प्लेसेंटा के द्वारा, जो गर्भाशय से स्थित भ्रूण में पहुँचने वाली एंटीबॉडियों द्वारा, और किस में, तो भ्रूण में पहुँचने पर कहाँ पर, तो माँ से प्लेसेंटा के द्वारा, किस पे, तो ये माँ को प्लेसेंटा के द्वारा पहुँचने पर कहाँ पर, तो एंटीबॉडी में, भ्रूण में पहुँचने पर एंटीबॉडी में, किस में, तो एंटीबॉडी में, प्लेसेंटे के द्वारा माँ से कहाँ पर, तो ये एंटीबॉडी में पहुँचने वाली द्वारा भ्रूण से उपार्जित अथवा नवजात शिशु के द्वारा माँ के दूध पीने में शिशु पैदा होती है। और क्या होती है, शिशु में पैदा होती है, किस में, तो माँ से बच्चा के, नवजात शिशु में, ये माँ के भ्रूण द्वारा, किसके द्वारा, तो ये माँ के प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ पर, तो बच्चे शिशु में होगा, किस में, तो ये शिशु में होगा, किस में, तो एंटीबॉडी के द्वारा माँ के शरीर से होगा, प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ पर, तो ये शिशु में होगा। तो ये शिशु में होने के बाद क्या होगा कि दूध पीने से शिशु में पैदा होती है, और माँ को दूध क्या होगा, तो शिशु में दूध पीने, शिशु में क्या होगा, माँ के दूध पीने के कारण होगा, किसके, तो माँ के दूध पीने के कारण होगा। माँ के द्वारा जो बच्चों में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, उसके द्वारा क्या होगा, तो वो माँ का दूध पिएगा बच्चा, तो उसके द्वारा ये निष्क्रिय रोग क्षमता उत्पन्न होगा। और इसी प्रकार रोग क्षमता किसी रोग की रक्षा करने के लिए, और इसी प्रकार रोग की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति में एक इंजेक्शन द्वारा एंटीबॉडियों से पहुंचाकर भी उत्पन्न की जा सकती है। और माँ के द्वारा किसी व्यक्ति में क्या होती है, तो एंटीबॉडी के द्वारा इंजेक्शन पहुंचाई जाती है, और किसके द्वारा, तो माँ के एंटीबॉडी के द्वारा, माँ के एंटीबॉडी के द्वारा ये इंजेक्शन पहुंचाई जाती है। इंजेक्शन द्वारा पहुंचाई जाती है। इंजेक्शन द्वारा क्या होगा, तो माँ के प्लेसेंटा द्वारा इंजेक्शन द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये माँ के द्वारा क्या होगा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों में ये दूध पीने के साथ ये क्या होगा, तो एंटीबॉडी इंजेक्शन द्वारा ये पहुंचाई जाती है। तो एंटीबॉडी के द्वारा ये पहुंचाई जाएगी। तो यही निष्क्रिय रोग क्षमता के बारे में जानना है। तो ये क्या करेगा, तो पहुंचकर एंटीबॉडियों में क्या हो जाएगी, तो प्रविष्ट हो जाएगी, और शरीर में क्या हो जाएगा, तो ये प्रविष्ट उत्पन्न की जा सकती है। और क्या होगा, तो इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगी। और क्या कर देगी, तो इम्यूनिटी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देगी। तो निष्क्रिय रोग क्षमता जिसमें व्यक्ति के शरीर से बाहर किसी जंतु का, और निष्क्रिय रोग क्षमता में क्या होती है, जिसमें व्यक्ति के शरीर से बाहर किसी जंतु का, और व्यक्ति के शरीर से क्या होगा, तो किसी जंतु यथा घोड़े, बकरी, खरगोश इत्यादि में किसी रोग के प्रति एंटीबॉडियाँ उत्पन्न होती है। क्या हो जाएगी, किसी घोड़े, बकरी या कोई भी होगा जानवर, उसके प्रति किस भी जंतु के करके एंटीबॉडियों का इंजेक्शन द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। और क्या होगा, तो ये जंतु के द्वारा, ये किसके द्वारा, तो जंतु के द्वारा ये इंजेक्शन प्रविष्ट की जाती है। क्या होगा कि जंतु के द्वारा, किसी जंतु के द्वारा ये इंजेक्शन प्रविष्ट किया जाएगा।
क्या हुआ, किसी जंतु के द्वारा ये इंजेक्शन प्रविष्ट किया की जाती है। तो ये इंजेक्शन क्या होगा कि प्रविष्ट किया जाएगा, मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। और इन मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट किया जाएगा किसी जंतु का, ये मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट किया जाएगा। कहाँ पर, तो ये मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट किया जाएगा, मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में ये प्रविष्ट किया जाएगा। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ समय के लिए संधिबद्ध रोग से रक्षा हो जाती है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगी, तो मनुष्य को कुछ देर के लिए ये संधिबद्ध हो जाती है। कुछ देर के लिए क्या होगा, तो संधिबद्ध हो जाती है, पर संपूर्ण जीवन भर ऐसा संभव नहीं है। मतलब क्या है कि संपूर्ण जीवन भर ये संभव नहीं है। ऐसी इम्यूनिटी थोड़ी समय विधि के पश्चात समाप्त हो जाती है। और ऐसी इम्यूनिटी क्या होती है कि थोड़ी देर के बाद ही ये समाप्त हो जाती है, मतलब जिंदगी भर के लिए नहीं होती है, ये होती है फिर समाप्त हो जाती है। तो देहद्रवी रोग क्षमता 3 नंबर क्या है कि 3 नंबर में क्या पढ़ना है, तो देहद्रवी रोग क्षमता। देहद्रवी रोग क्षमता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो ये देहद्रवी रोग क्षमता क्या है, हार्मोनल इम्यूनिटी क्या है, ये हार्मोनल इम्यूनिटी क्या है। ये देहद्रवी रोग क्षमता हार्मोनल इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में जानना है। तो ये शरीर के तरलों जैसे, ये शरीर के किस में, तो तरल जैसे, ये शरीर के तरल जैसे में क्या है, ये हार्मोनल इम्यूनिटी के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि शरीर के तरलों जैसे रक्त, सीरम, दूध, किस में, तो ये रक्त सीरम में, किस में, तो रक्त सीरम में, और दूध ये कहाँ पर, तो ये शरीर की तरल जैसे, तो ये रक्त सीरम, रक्त में और सीरम में, दूध में, और क्या है, तो ये आदि परिसंचरण करती हुई एंटीबॉडियों द्वारा उत्पन्न उपार्जित रोग क्षमता होती है। और एंटीबॉडियों द्वारा क्या होती है, तो ये सभी एंटीबॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो उपार्जित किया जाता है। एंटीबॉडियों के द्वारा इस सभी का उपार्जित किया जाता है। ये हार्मोनल देहद्रवी रोग क्षमता में क्या होगा, तो ये शरीर तरल जैसे किस में, तो रक्त में, सीरम में, दूध में, ये सभी किसके द्वारा, तो एंटीबॉडी के द्वारा उपार्जित किया जाएगा। किसके द्वारा, तो एंटीबॉडी के द्वारा उपार्जित किया जाता है। उपार्जित रोग क्षमता होती है। और उपार्जित क्या हो जाएगी, किया जाएगा, तो ये रोग क्षमता होगा। उपार्जित क्या होगा, तो रोग क्षमता होगा। उपार्जित क्या हो जाएगी, तो रोग क्षमता होगी। तो ये उपार्जित रोग क्षमता होगी देहद्रवी में। तो यह आक्रामक, जो यह क्या है कि आक्रामक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। और ये क्या करेगी, शरीर देहद्रवी रोग क्षमता, तो ये आक्रमण शारीरिक रोग क्षमता को यह क्या करेगी, तो ये रोगों से रक्षा करेगी। और ये आक्रामक रोगाणुओं से शरीर को क्या करेगा, तो ये रोग रक्षा करेगा। ये आक्रामक शारीरिक रोगों को क्या करेगा, शारीरिक रोगों से क्या करेगा, तो रक्षा करती है। कौन, तो यही हार्मोनल इम्यूनिटी रक्षा करेगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, हार्मोनल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये हार्मोनल इम्यूनिटी देहद्रवी रोग क्षमता, तो ये आक्रामक रोगाणुओं से क्या करेगा, तो ये शरीर की रक्षा करेगा। तो आक्रामक शरीर की रोगों से क्या करेगा, तो ये रक्षा करेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, देहद्रवी रोग क्षमता हार्मोनल इम्यूनिटी कहेंगे। तो ये शरीर के तरल में क्या होगा, तो रक्त, सीरम, दूध, ये सभी किसके द्वारा, तो एंटीबॉडियों के द्वारा क्या किया जाएगा, तो उपार्जित किया जाता है। इसी को क्या कहेंगे, देहद्रवी
रोग क्षमता। तो अब क्या है कि कोशिकीय रोग क्षमता। अब किसके बारे में पढ़ना है, तो ये कोशिकीय रोग क्षमता क्या है। चौथा नंबर क्या है, तो कोशिकीय रोग क्षमता किसके बारे में पढ़ना है आप, तो कोशिकीय रोग क्षमता के बारे में पढ़ना है। तो कोशिकीय रोग क्षमता क्या है, तो कोशिकीय रोग क्षमता के बारे में जानना है। कोशिकीय रोग क्षमता सेलुलर इम्यूनोलिटी क्या है, तो सेल्यूलर इम्यूनोलिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, तो इसके बारे में अब कोशिकीय रोग क्षमता को क्या कहेंगे, अब कैसे होगा, इसके बारे में जानना है। तो सेल्यूलर इम्यूनोलिटी क्या है, कोशिकीय रोग क्षमता क्या है, सेल्यूलर इम्यूनोलिटी क्या है, तो इसके बारे में जानना है। अर्थात क्या है कि उपार्जित रोग क्षमता किसमें, तो उपार्जित रोग क्षमता जिसमें टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के कार्य की प्रधानता होती है। इसमें किस कोशिका की प्रधानता होती है, तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कार्य की प्रधानता होती है। किसकी, तो कोशिकीय रोग क्षमता में, तो टी लिम्फोसाइट की, टी लिम्फोसाइट की क्या होगा, तो ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कार्य की प्रधानता होगा। कोशिकीय कार्यों में क्या होगा, तो पारिधानता होगा। कार्यों में प्रधानता होगा। क्या होगा, तो ये कोशिकीय कार्यों में सेल्यूलर इम्यूनोलिटी में क्या होगा, तो टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के कार्य में क्या होगा, तो ये परिधानता होगा। तो कोशिकाओं की कार्य में परिधानता होती है। इससे कुछ जीवों जैसे फंगस, कुछ जीव क्या होती है, तो कुछ जीव होती है जो इसमें क्या है, तो कुछ जीव जैसे क्या होगा, तो फंगस, कुछ जीव जैसे क्या है, तो फंगस, कुछ जीव जैसे क्या है, तो फंगस है जो क्या करेगा, तो ये फंगस अंतरकोशिकीय रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। अंतरकोशिकीय रोगाणुओं से ये फंगस क्या करेगा, तो रक्षा करेगा। ये जैसे कि फंगस है, कुछ फंगस है जो किससे रक्षा करेगा, तो ये फंगस अंतरकोशिकीय, ये फंगस किससे, तो अंतरकोशिकीय फंगस से क्या करेगा, तो ये रक्षा करेगा, रक्षा करती है। क्या करेगी, तो ये रक्षा करेगी किससे, तो कुछ फंगस होती है किसमें, तो लिम्फोसाइट के कार्यों में प्रधानता होने के बाद क्या होगा, तो कुछ फंगस ऐसी होती है जो क्या करती है, तो अंतरकोशिकीय फंगसों से क्या करेगी, तो ये रक्षा करेगी। तो अंतरकोशिकीय फंगस से क्या करती है, तो रक्षा करती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सेल्यूलर इम्यूनोलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो सेल्यूलर इम्यूनोलिटी। तो इसे उपार्जित रोग क्षमता को ही क्या बोलेंगे, सेल्यूलर इम्यूनोलिटी बोलेंगे। कोशिकीय रोग क्षमता जो किससे होगा, तो कोशिका से, मानव की सेल से, जो मानव की किससे, तो ये सेल की जो बीमारी होगा टी लिम्फोसाइट, उसी से ये रोग क्षमता का निदान होगा। तो इसी को बोलेंगे कोशिकीय रोग क्षमता, सेल्यूलर इम्यूनोलिटी, जो फंगस से अंतरकोशिकीय जीवाणु को, जो अंदर का जो रोगाणु होती है उसको क्या करेगी, तो रक्षा करती है। अब क्या है, तो स्थानीय रोग क्षमता, स्थानीय रोग क्षमता अब क्या है, 5 नंबर क्या है, तो स्थानीय रोग क्षमता, स्थानीय रोग क्षमता। अब क्या पढ़ना है 5 नंबर में, तो स्थानीय रोग क्षमता, यह कैसे होगी या कहाँ पर होगी, तो ऐसी रोग क्षमता जो शरीर के किसी सीमित क्षेत्र अथवा ऊतक में होती है। ये शरीर के कहाँ पर, तो ये स्थानीय रोग कहाँ पर होगा, तो शरीर के सीमित स्थान पर, कहाँ पर, तो ये शरीर के सीमित स्थान,
शरीर के कहाँ पर, तो ये सीमित स्थान पर और किसी सीमित क्षेत्र के अथवा ऊतक में होती है, और किसी शरीर के सीमित क्षेत्र के स्थान पर और शरीर के किसी सीमित क्षेत्र ऊतक में होती है। क्या होगा, तो ये शरीर के सीमित स्थान पर या सीमित क्षेत्र के ऊतक में होगा। तो ये मानव के कहाँ पर ऐसी रोग क्षमता बीमारी होगी, स्थानीय रोग क्षमता। तो ऐसी रोग क्षमता जो शरीर के किसी सीमित स्थान पर, जो मानव के कहाँ पर, तो शरीर के सीमित स्थान पर और किसी सीमित क्षेत्र पर अथवा ऊतक में होती है। अथवा किस में होगा, तो ऊतक में होती है। किस में, तो ऊतक में होती है। तो ये मानव के कहाँ पर होगा, ये सीमित क्षेत्र, ये स्थानीय रोग क्षमता, तो ये सीमित क्षेत्र में होगा और शरीर के किसी सीमित क्षेत्र में या ऊतक में होगा, जो टिश्यू में होगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, स्थानीय रोग क्षमता। स्थानीय रोग क्षमता इम्यूनोलिटी बोलेंगे। तो ये हो गया। अब क्या पढ़ना है, तो ये छठा नंबर हार्ड इम्यूनिटी। अब हार्ड इम्यूनिटी क्या है, तो छठा नंबर क्या है कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है। तो हार्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। तो हार्ड इम्यूनिटी छठा नंबर क्या पढ़ना है कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है। हार्ड इम्यूनिटी क्या है। अब हार्ड इम्यूनिटी के बारे में जानना है। छठा नंबर क्या है कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है। तो यह लोगों के एक समूह, यह लोगों के किस में होगा, तो एक समूह में रहने पर, लोगों को समूह में, किस में, तो लोगों को समूह में, लोगों का कहाँ पर होगा ये हार्ड इम्यूनिटी, तो लोगों को एक समूह अथवा आबादी में होने वाले किसी रोग के प्रति जो रोग क्षमता होती है उसी को क्या बोलेंगे, तो हार्ड इम्यूनोलिटी बोलती है। तो ये क्या है कि लोगों को एक समूह, लोगों का किस में, तो एक समूह में, अर्थात किस में, तो ये आबादी में होने वाली, किस में, अर्थात आबादी में होने वाली, किस में, तो आबादी में होने वाली, किस में, तो ये लोगों को कहाँ पर, तो एक समूह में अर्थात आबादी में होने वाली किसी रोग के प्रति, किसी रोग के प्रति क्या होगा, होने वाली किसी रोग के प्रति, किसी रोग के प्रति रोग क्षमता होती है। क्या होती है, तो रोग क्षमता होती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हार्ड इम्यूनिटी क्या है, तो ये हार्ड इम्यूनिटी क्या है कि लोगों को एक समूह अथवा आबादी में, लोगों को एक समूह रहने पर और आबादी में होने पर ये रोग उत्पन्न करेगा। जो क्या होगा कि एक समूह में रहने पर और आबादी में होने पर ये रोग जो उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो ये अब क्या है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं द्वारा रोग की उत्पत्ति क्या होगा कि किसी रोग को जीवाणुओं के द्वारा, किसी रोग को किसके द्वारा, तो जीवाणुओं के द्वारा जो रोग उत्पन्न होने ही ना पाए और यदि हो जाए तो जीवाणुओं का विनाश करके जीवन की रक्षा की जाए। और क्या होगा, तो ये जीवन की रक्षा की जाए रोग से, किससे, तो ये किसके कारण, तो ये जीवाणुओं के कारण। तो रोगजनक जीवाणुओं के शरीर में प्रविष्ट होने पर उस रोग को वृद्धि प्रतिपिंड का निर्माण होने से रोग प्रतिकारक होता है और उसे वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाएगा इसका प्रयोग, तो वैक्सीन के किसके कारण होता है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा जो रोगजनक बीमारी हो जाती है। तो कुछ रोगों में रोग उत्पन्न हो जाने पर बाहर से निर्मित पिंड पदार्थों को शरीर में जीवन रक्षा करती है। और क्या रक्षा करेगी, तो जीवन को। वह टिटनस, डिप्थीरिया, सीरम का प्रयोग
पदार्थों का शरीर में पहुंचाना नहीं होता है, और सीरम को क्या होता है कि शरीर में पहुंचाना नहीं होता है।